नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक इस श्रृंखला के अंतर्गत जिसको हमने कल स्टार्ट किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाने वाली पेट 2023-24 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ में हल कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को पेट 2023 की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर हम इस परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। साथ ही इसमें गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस परीक्षा में 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सूची में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से करना है। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर भी चुनना है। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। अगर हम 1564 की बात करें, 1564 में अकबर ने जजिया का उन्मूलन किया था, यानी कि फर्स्ट का सी। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी और 1579 में मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। और 1582 में दहसाला पद्धति लाई गई थी, यानी कि फर्स्ट का सी सेकंड का डी, फर्स्ट का सी सेकंड का डी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी हमारा सी मैच कर रहा है और थर्ड का बी और फोर्थ का ए। ओके फ्रेंड्स, यानी हमारा सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। ओके फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और संस्कृत का कलमा का संस्कृत अनुवाद अंकित करवाया था। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए यानी किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। यानी कि 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी में लिखे गए थे। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, यानी कहाँ थे? ऑप्शन ए गुप्तकाराल में, ऑप्शन बी बुर्जहोम में, ऑप्शन सी मारतांड में, ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम में। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी पिट्स इंडिया एक्ट की अधिनियम 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे?
ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह था प्रशासन को अस्त व्यस्त करना। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ यानी कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1917, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1916। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब हम और अगर बात करें तो इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में रद्द किया था। और अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन कब किया गया था तो फ्रेंड्स इसका विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो उसमें है ऑप्शन नंबर ए कृषकों के साथ, ऑप्शन बी जमींदारों के साथ, ऑप्शन सी जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ऑप्शन डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। यानी कि महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल जैसे जागीर का एक भाग होता था। यह पद्धति संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई जिसके अंतर्गत 30% भूमि शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम अमेजन नदी विश्व की विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, किंतु क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी ही है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अंध महासागर में, ऑप्शन बी घाना में, ऑप्शन सी मोरक्को में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अंध महासागर में, और अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी नवंबर दिसंबर। यानी कि तमिलनाडु में जो मानसून होता है वह नवंबर दिसंबर में आता है, जिसे हम भारत में लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 14 नंबर का। ओके फ्रेंड्स, हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के साथ जो कि उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करते हो। इसमें है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स जो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के इस ऑप्शन के अनुसार तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जबकि पंजाब के साथ में यूपी की सीमा नहीं लगती है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
एवं नेपाल से, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में बिहार एवं झारखंड से, तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान से लगती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यानी कितनी रही है? ऑप्शन ए 20.46%, ऑप्शन बी 20.09%, ऑप्शन सी 22.19%, ऑप्शन डी 18.69%। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 20.09%। ओके फ्रेंड्स, जबकि अगर हम पूरे देश की जनसंख्या वृद्धि की बात करें, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, तो वह थी 17.07%। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहते हैं, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नीति घोषित की गई थी, यानी कब की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 2000 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2001 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2002 में, ऑप्शन डी अप्रैल 2003 में। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 2000 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि अदृश्य निर्यात जिसे इनविजुअल एक्सपोर्ट भी कहते हैं का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी प्रतिबंधित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन डी तस्करी से सामान का निर्यात। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सेवाओं का निर्यात। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तीसरी योजना, ऑप्शन बी चौथी योजना, ऑप्शन सी दूसरी योजना, ऑप्शन डी प्रथम योजना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी दूसरी योजना, यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, और यही एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धातुओं के व्यापार से, ऑप्शन बी ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन डी शस्त्रों के व्यापार से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है में नीति का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन यानी राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भाग परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन सी नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान, ऑप्शन डी नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भाग परिवर्तन संस्थान है इसका पूरा नाम। ओके फ्रेंड्स, और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष है वह है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, सही उत्तर का चयन कीजिए। वह सभी व्यक्ति, ऑप्शन ए वह सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य बन सकते हैं यानी कि सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य बन सकते हैं, ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है, ऑप्शन सी 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह है, ऑप्शन डी वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह यानी योग्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वे लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा
विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज के सदस्य के लिए अर्ह होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके फ्रेंड्स, तो और अगर हम बात करें कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में माना जाएगा? यानी कि कथन है जो इनमें कथन है जो वो दिए हुए हैं। कथन 1 है शक्तियों का परिसीमन, कथन 2 विधि के समक्ष क्षमता, ऑप्शन कथन 3 है सरकार के प्रति जनोत्तरदायित्व, और फोर्थ कथन है स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए में है केवल 1 और 3, यानी शक्तियों को परिसीमन और सरकार के प्रति जनोत्तरदायित्व के। ऑप्शन बी में है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी में है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, यानी कि तीसरा नहीं होगा। यानी कि हम विधि के शासन के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में बात करें तो इसमें शक्तियों का परिसीमन, विधि की समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार शामिल होंगे। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड का संविधान का, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 का, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान का। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 का। ओके फ्रेंड, तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, रक्त समूह होता है क्या होता है? ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक होता है। यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त की मात्रा पाई जाती है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मकर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मेढक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मेढक में। और क्योंकि मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। और अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है और इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं और ये असमतापी होते हैं और ये शोषण क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। 28 है, भारी जल एक है क्या है? ऑप्शन ए शीतलक है, ऑप्शन बी मंदक है, ऑप्शन सी एक प्रकार की औषधि है, ऑप्शन डी ईंधन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का मंदक है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? ऑप्शन ए एक श्रेणीबद्ध संयोजन है, ऑप्शन बी समानांतर संयोजन है, ऑप्शन सी श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग है, ऑप्शन डी प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूसरी जगह समानांतर संयोजन। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी समानांतर संयोजन है। ओके, यानी कि घरेलू बिजली के तारों में प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है। साथ में समानांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, डेसिबल के से
नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी वायु में कण। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। एक है 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है तो हम करते क्या है कि नीचे वाले का भाग ऊपर में दे देते हैं। जो भी बड़ा हमारा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा होगा जो सबसे छोटा भाग फैलाएगा वो सबसे छोटी होगी। अगर हम भाग देंगे तो हमारा जो सही आंसर आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 8/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ओके, और अगर हम सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो 6/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी इसमें। ओके, और ये कैसे निकाला हमने कि नीचे वाले के भाग ऊपर वाले में दे दिया, यानी कि जैसे 5/6 है तो 6/5 कर दिया और दशमलव में लगा के हमने भाग दे दिया। ओके फ्रेंड, आप भी कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत जवाब दे देंगे। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसका कुछ नहीं करना, यानी कि आपको बता रहा है इसमें 1/7 घटाया जाता है तो 30 अंक कम हो जाता है, संख्या 30 से कम हो जाता है। यानी कि 1/7 बराबर 1/7 भाग बराबर उसका 30 होगा। तो एक भाग बराबर टोटल कितना हो जाएगा कि 30 × 7 हो जाएगा। 30 × 7 में करवा देंगे तो ये टोटल 210 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। यदि √0.069 x बराबर 1.3 है तो x का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है कि x यहीं पर रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट में लगा करके ये संख्या यहाँ पर पुटअप कर देंगे, और जैसे पुटअप करेंगे तो हमारा, और जो अंडर रूट से निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट से जो नया मान निकलेगा वह निकलेगा 1.13 ऊपर में रहेगा, जबकि नीचे में आएगा हमारा 0.13। अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे, और अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, और फिर अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा, यानी x का मान 10 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, यानी 34 है, यानी 34 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या को हम x मान लेंगे, और फिर x+2, x+3, x+4, x+6 और x+8 करेंगे, और अब बटे में 5 रख देंगे। ओके, अब उसके बाद में इसको, और ये जो एवरेज निकलेगा हमारा वह निकलेगा 40, और हम यानी कि हमें पता चल जाएगा कि फिर हम x का मान ड्राइव कर लेंगे, तो और फिर हमारा जो x का मान आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 आएगा x का मान। ओके, अगर आपको नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ओके, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, और हमें टेस्ट नंबर के साथ हमें क्वेश्चन नंबर भी कमेंट करिए कि इसका सोल्यूशन भेज दीजिए, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे वहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है कि एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गाँव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ नहीं करना है कि इनमें से जो, और इन दोनों का अंतर निकालना है कि 200 में से 111 शिक्षित हैं, तो टोटल यानी कि 89 लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षित लोगों को हमें परसेंट निकालना है कि पूरे गांव के लोगों में अशिक्षित कितने लोग हैं। तो प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत बराबर, यानी जितने अशिक्षित हैं 89 कितने में से निकालना है, 200 में से, तो 200 और गुणे में 100। ओके, इसको सॉल्व कर लेना है। अब जो आएगा, यानी कि जो भी आएगा हमारा 44.5% आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। कहानी के रचनाकार हैं, यानी कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। और अगर हम जयशंकर प्रसाद की
अन्य कविताओं की रचनाओं के बारे में बात करें तो जैसे उसमें झरना, आंसू, लहर है। और वहीं अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो उनकी रचनाएं हैं वीणा और युगांतर। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के बारे में बात करें तो उनमें है एक अनामिका और तुलसीदास। अगर हम महादेवी वर्मा के बारे में जो की रचनाओं के बारे में बात करें तो उसमें है नीरजा, संध्या गीत और रस्में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए निर्दोष होना, ऑप्शन बी दोषी होना, ऑप्शन सी पाप करना, ऑप्शन डी चोरी करना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए निर्दोष होना। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 38 है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारी हिंदी वर्तनी है उसमें सही वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन बी तुम इसका दाम देते जाओ, ऑप्शन सी तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन डी तुम इसका दाम देते जाओ। तो फ्रेंड्स इसमें जाओ गलत है, इसमें देते नहीं होगा। और यहाँ पर तुम इसका दाम देते जाओ में तुम इसका नहीं होगा, यहाँ पर इसके नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो समरूपी भिन्नार्थक की बात करें तो जैसे कि अवधि, अवधि। तो फ्रेंड्स इसमें अवधि और अवधि का मतलब है एक अवधि का यहाँ पर समय के संबंध में अर्थ निकलता है और एक ही अवधि भाषा है, जबकि अनुचर और नौकर दोनों का अर्थ समान होता है। आदि और अंत का भी अर्थ दोनों का समान होता है। अभिनय और नाटक का भी अर्थ समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए विधु, ऑप्शन बी शशि, ऑप्शन सी सूत, ऑप्शन डी चांद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी सूत। सूत इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि सूत जो है वह सारथी का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, जबकि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे विधु, शशि और चांद। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 होगा। ओके, अगला हमारा पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जो कि ये सेम पैराग्राफ है जो हमने कल पढ़ा था। उसी पैराग्राफ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया है, तो हम उसी पैराग्राफ को एक बार जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है पैराग्राफ। जो अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले वाला यानी वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज गिवन द बिलो and answer the question that follow. Okay, the prehistoric man lived thousands of the years ago. Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark cave to study about him. They have discovered a drawing on walls, skeletons and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. Okay friends, हमारा अगला पैराग्राफ है कि who was the man? He was the great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most human look today. In fact, some think he looked a little bit like an ape. He was the hairy specimen with thin fingers and long hand that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat drawn on him all day. His jaws was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because
because he had to use them to tear apart tough meat of wild animal like elephant and birds. थर्ड पैराग्राफ है, that man lived in thick forest for more than the desert. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plant and fruit he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. अगला पैराग्राफ है हमारा, we could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other sources of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves, and he did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stay in hollowed out trees. Next paragraph है, that man could not read, write or even speak words like we do today. He made sound to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive. The gradually evolved to become the mountain that we know today. ओके फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ. अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डिड द प्रीहिस्टोरिक मैन लुक लाइक, यानी कि ये कहना ही चाह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव कैसे दिखता था. तो बताना है कि ऑप्शन ए, ही लुक्ड लाइक अ बोर. ऑप्शन बी, ही लुक्ड लाइक एन एप. ऑप्शन सी, ही हैड लॉन्ग लेग्स. ऑप्शन डी, ही हैड शॉर्ट फिंगर. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ही लुक्ड लाइक एप्स की तरह दिखता था, यानी वह एक वन मानुष के जैसा दिखता था. ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, पॉइंट आउट द पार्टीशन हैविंग अ मिस्टेक्स. अपवर्ड, इसमें हम देखना कि गलत कहाँ पर है. अपवर्ड्स बी में है, आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम, सी में हो गया. और डी में है, हु आर काइंड एंड जनरस. तो फ्रेंड्स, इसमें जो गलत है वह ऑप्शन नंबर ए में गलत है. यहाँ पर पुअर से नहीं होना चाहिए, सिर्फ पुअर होना चाहिए. ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा. अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है, आई गेव हिम द पंच ऑन नोज डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या आएगा, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर द आएगा. ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग. इसके हमें डायरेक्ट स्पीच करेक्ट वाला क्या होगा, ये इसका बताना हमें कि आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल. तो इसका जो डायरेक्ट स्पीच बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए में है कि आर यू लुकिंग थ्रू द की होल क्वेश्चन मार्क और आई सेड है. और इसका जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा. अगला देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है, डू नॉट लुक थ्रू द की होल आई सेड. ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा. अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी में क्या है, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल.
आईसेट है। तो फ्रेंड्स इसका यही सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 44 का। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि 45 बोल रहा है कि हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। ओके, तो हमारा जो ये एक्टिव में है इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें लिखा हुआ है शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही से बनेगा वह बनेगा द डॉग वाज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। यदि किसी भाषा में कोड भाषा में लोकेट को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्पेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो एल के बाद में ये पी आएगा तो 4 चौथे स्थान पर आएगा, यानी +4 करेंगे तो पी आएगा। आई के बाद में एम को करेंगे तो भी +4 आएगा, और क्यू के बाद में यू आ रहा है, क्यू के नीचे यू आएगा, ये भी +4 में आएगा, यानी कि सारे के सारे +4 में आ रहे हैं। तो इसको भी एस के बाद में +4 करेंगे तो +4 करने पर हमारा आएगा डब्लू के बाद में +4 करेंगे, पी को +4 करेंगे तो इसमें टी आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, हम रख करके देख लेंगे, ये आसान है, आराम से बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि 300 निकालने के लिए हम डेट निकालिए हमें, तो 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2016 तक जाएंगे तो वो टोटल हमारे 365 यानी 366 दिन हो जाएंगे, 365 दिन होंगे कि 4 जनवरी 2016 तक हमारे 365 हो जाएंगे। बाकी का इसमें 365 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारा, तो उसमें से हम जुलाई जून जनवरी लिख करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से काउंट करके हम निकाल लेंगे, तो हमारा जो सही आंसर निकलेगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर आपसे ना बने तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है कि ये श्रृंखला दी गई है और बोल रहा उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है, कौन सा है, यानी बाईं ओर से 15वें पद को अगर काउंट करेंगे तो हमारा जो 15वां पद होगा वह ई होगा, यहाँ पर 15वां पद आएगा बाईं ओर से, और इसके दाईं ओर 6वां पद पर हम जाएंगे तो 6वां पद हमारा ये वाला होगा, यानी 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे कि त्वचा बाल से संबंधित है, जैसे कि त्वचा पर बाल उगते हैं, उसी प्रकार भूमि पर क्या उगी है, अयस्क, धूल, खनिज या घास। तो ऑप्शन नंबर सी घास उगती है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि वक्तव्य दिया हुआ है और एक वो दिया हुआ है। वक्तव्य, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, ये उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। कौन कौन से कारण है और कार्रवाइयाँ क्या हैं, कि कार्रवाइयाँ तो दी गई हैं, अब इसमें बताना है कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, ये सही है, और सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, यह गलत है, रोकना नहीं चाहिए बल्कि प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक ही अनुसरण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए द ब्रोकन रिंग, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द वर्ड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ओप्शन नंबर सी द गोल्डन बर्ड, सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं बल्कि इसको एक ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखा गया है। ओके फ्रेंड, अगला है क्वेश्चन नंबर 52 है, यानी 52 नंबर का। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंध है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी केरला। अगर हम अन्य नृत्यों की बात करें तो
उड़ीसा से उड़ीसी से संबंधित है, और कर्नाटका यक्षगान का है, यक्षगान कर्नाटका का है, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 होगा कि बताने इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी के सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला है 54 है पाई तंत्र में मूल घटक हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए पौधे और प्राणी, ऑप्शन बी जीवी और अजीवी, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश, ऑप्शन डी घास पात और सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी जीवी और अजीवी होते हैं। ओके, अगला है नेक्स्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है कि क्या है पोर्ट ब्लेयर, किसकी राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ऑप्शन बी दादरा नगर हवेली की, ऑप्शन सी पुडुचेरी की, ऑप्शन डी लक्षद्वीप के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए वानुआतू, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी सोलोमन द्वीप समूह। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 12, यानी कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, दत्तात्रेय मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ऑप्शन ए पातालेश्वर, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी दूधनाथ, ऑप्शन डी कैलाश। तो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, और यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाक्सीर क्या है। ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी मिसाइल, ऑप्शन सी रॉकेट सिस्टम, ऑप्शन डी विमान वाहक पोत। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी है यह। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। ओके, अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी रामपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा दर्शन परियोजना के एक हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्तर का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी नटाबेट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नटाबेट में। ओके, ये गुजरात में स्थित है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए ग्वालजारा, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन सी लिप्सी, ऑप्शन डी क्रोनाक्री। ओके, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालजारा। ओके, ग्वालजारा को हमने वो किया, जो कि मैक्सिको शहर का, मैक्सिको एक शहर है मैक्सिको का। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसके जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ओके, अगला है अप्रैल 2022 में वीरापड़ी मोहंती का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखिका थे। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 67 है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान यानी सांस शुरू किया था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी है। ओके, अगला है अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सर डेविड एटनबरो को, ऑप्शन बी डॉक्टर सिंधिया टोसे नजबिना को, ऑप्शन सी अर्देसिरा बीके दुब्रास को, ऑप्शन डी चारुदत्त मिश्रा को। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी चारुदत्त मिश्रा को। अगला है आगे गद्यांश को, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश है हमारा, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी और काबुलीवाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि यानी डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अगला है राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 7 मई 1961 कलकत्ता में हुआ, यह पैराग्राफ से आया।
अगला क्वेश्चन है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, वह ब्रह्म समाज के नेता थे। अगला है, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, वह है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स इसका था ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला एक गद्यांश है, उसके बाद में फिर से उसकी क्वेश्चन है। गद्यांश है, मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ कुछ सुखद है वहीं कुछ दुखद भी। जैसे आप यदि कुछ समय तक एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में से हमें लाभ ही अधिक हैं, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है इसके, तो इसकी इसमें क्वेश्चन है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। अगला है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, वहीं दुखद भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, व्यस्तता की परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है, यानी कि इसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उचित शीर्षक के लिए हमारा शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल फ़ोन। अगला है, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? सावधानी बरतने से हमें लाभ ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, 80 से 81 अगले क्वेश्चन की तरफ 81 से। इसमें दिया हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 81 से 85 नीचे दी गई तालिका पर 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों यानी रन बनाए गए रन, अर्धशतकों, 50 और तथा शतकों की संख्या को दर्शाते हैं। ये प्लेयर्स हैं, ये मैचेज हैं जो खेले गए हैं, ये उनको रन है और ये अर्धशतक है और ये शतक है। ओके, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, यानी इस जो शिखर है इसने कितने मैच खेले हैं? 25 मैच खेले और रन बनाए गए 1050। तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर क्या है? इनका औसत निकालना है और निकाल करके दोनों का अंतर करना है। जैसे कि अगर हम बताएंगे किस तरीके से बनेगा, तो अंतर जो होगा यानी कि 150/25 माइनस 840/20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 42 माइनस 42। तो अब इसका जो अंतर निकलेगा वो 0 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आप सॉल्व करिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। ओके, हम आपको एक हिंट देते हुए चलते हैं ताकि आप आसानी से कर लें, और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको बेसिक कंप्लीट होगा। अगर बेसिक कंप्लीट होगा तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें और ईजिली तरीके से सॉल्व कर लें। ओके, अगर तब भी नहीं होता तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ईजिली बता देंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। 82 में क्या बोल रहा है, सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स इन सभी को हम जोड़ देंगे, जितने भी रन बनाए गए हैं इन सभी रनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3240 आएगा आंसर। ओके, तीसरा है, सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए
कुल रनों का औसत क्या है, तो 432 में से हम 4 का भाग दे देंगे, तो जो हमारा आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सी 810। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम है। ओके, अगर हमें ये निकालना है तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो विराट ने बनाए हैं 16 मैचों में वह है, एक बार दिखा देते हैं कि विराट ने जो 16 मैचों में बनाए हैं वह है 900, और जो शिखर ने बनाए हैं 25 मैचों में वह है 1050 है। तो दोनों को हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर हमारा आएगा 150 आएगा, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, हम 85 देखते हैं कि शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या होगा। तो शिखर ने जो रन बनाए हैं वह कितने हैं, और देख लेते हैं। जो शिखर ने रन बनाए हैं वह हैं 1050, और जो रोहित ने रन बनाए हैं वह, जो सुरेश ने जो रन बनाए हैं वह हैं 440। ओके, तो इस तरीके से हम इसके आंसर यानी कि दोनों का वो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो 7:3 आएगा हमारा। ओके, 7:3 आएगा, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करवा देंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 86 से लेकर के 90 के बीच में। तो बोल रहा है दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2000 से 2005 के दौरान बैंक व एसएससी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है। साथ ही एक पैराग्राफ भी दिया गया है जिससे बैंक एवं एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ओके, यानी कि एक ये यहाँ पर पैराग्राफ है और दूसरा जो पैराग्राफ होगा वो यहाँ पर है। ओके, तो पैराग्राफ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ताकि आपको एक असाइंड आए, नहीं तो हम चलो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2001 में एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो निकालना होगा हमें, तो हमें पहले 2002 में बैंक की परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनकी संख्या निकालनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या निकालने के लिए तो हम चलेंगे 2002 में बैंक में कितने स्टूडेंट बैठे थे, लगभग 95,000 थे, क्योंकि 1000 में संख्या है। तो हम लिखेंगे 95,000 गुणे और कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं बैंक में 2002 में। तो हम देखेंगे कि बैंक में जो पास हुए हैं वह है 62.5%, यानी कि 62.5% बटे 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 95,000 गुणे 62.5 बटे 100, तो ये निकलेगा 59,375 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम एसएससी में अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे। तो फिर हम जाएंगे एसएससी में कितने विद्यार्थी बैठे थे उस साल। तो एसएससी में जो विद्यार्थी बैठे थे वह थे लगभग 2001 में जो बैठे थे एसएससी में थे वह 100,000 थे। ओके, तो 100,000 थे और उत्तीर्ण कितने हुए थे, हम देखेंगे कि उत्तीर्ण जो हुए हैं वो संख्या कितने हैं। 2001 में जो एसएससी में जो उत्तीर्ण हुए थे 2001 में वह थे 57.5%। लेकिन हमें उत्तीर्ण का नहीं निकालना है, बल्कि हमें अनुत्तीर्ण का निकालना है। तो जो बचेंगे वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी कि 42.5% अनुत्तीर्ण हो गए। तो हम लिखेंगे 100,000 गुणे 42.5 बटे 100 बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 42,500 आएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि दोनों का अंतर निकालेंगे कि हमें, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है कि घटा या बड़ा है, तो हम निकालेंगे कि दोनों का अंतर यानी कि 69,375 माइनस 42,500। अगर हम करेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वह होगा 16,875। और इसके बटे में लिखेंगे कि अब निकालेंगे हम इसका परसेंट, तो 16,875 बटे 42,500 गुणे 100। तो आज जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 39,000, सॉरी इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 39.70%। ओके फ्रेंड, हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 39.70%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके,
इस तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा 87 है, बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स इसके लिए करने के लिए हम बैंक परीक्षा में जो अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है उसको हम यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो अधिकतम वृद्धि जो दर्ज की गई है बैंक में यहाँ पर दर्ज की गई है अधिकतम वृद्धि 2003 में, ये वाली। ओके, अगला है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 87 का। 88 है, वर्ष 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की एवं वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के मध्य अनुपात निकालना है। तो वही सेम निकालना पड़ेगा कि सन 2000 में कितने % विद्यार्थी थे जो अनुत्तीर्ण हुए थे, उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद में जो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी थे उन सबको निकालेंगे, और दोनों परीक्षाओं में 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुछ जो अनुत्तीर्ण हुए थे उन विद्यार्थियों को निकालेंगे, और वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में जितने भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी थे उनको निकालेंगे, और उन सबको निकाल करके एक अनुपात निकालेंगे जब, तो हमारा उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला निकाल आएगा। ओके, आप निकालिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो बताइएगा, हम निकाल करके बता देंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ ही ये वाले जो डायग्राम है, ये भी डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ताकि आप सॉल्व करते समय इसका सहयोग ले सकें। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 हो गया। 89 देखते हैं कि 89 कैसे सॉल्व होगा। तो सभी वर्षों में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत संख्या ज्ञात करना था निकटतम पूर्णांक तक। तो इसके लिए क्या करना है कि वर्ष 2000 से लेकर के 2005 तक एसएससी परीक्षा में जितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है। ओके, उनकी संख्या सबको ऐड करके निकालना है। तो यह निकलेगा लगभग 3,40,625 के आसपास आएगी, और इन सभी में औसत निकालना है। तो इसमें से 6 से भाग दे देंगे, तो लगभग आएगा ये 56,770 के आसपास आएगा। तो इसका जो निकटतम आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 56,771 होगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा, वहाँ पर आ गया। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 90 है। अगर आपको नहीं बनता है तो बताइएगा, बस हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करिए, कैसे कैसे निकालना है। अगर आपको नहीं बनता है तो फिर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 है कि वर्ष 2002, 2003, 2004 में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का योग एवं वर्ष 2001, 2003, 2005 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के योग के मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? तो फिर वही हम अपने डायग्राम देखेंगे, और जो डायग्राम है जो एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2003, 4 और 5, 2, 3 और 4 में, उनकी संख्या को निकालेंगे। तो लगभग यह निकलेगी 16,171, सॉरी यह निकलेगी 1,67,125, यानी कि 16,71,25 संख्या निकलेगी। और अगर हम निकालेंगे अगला कि बैंक परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं 2001, 3 और 5 में, तो यह संख्या जो टोटल निकलेगी ये निकलेगी 1,80,000। अब दोनों का जो अगर अंतर निकालेंगे तो दोनों का जो अंतर निकलेगा वह निकलेगा 12,875, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप जाइए, अब जाकर के हमें कमेंट करिए, हम आपको जल्द से जल्द उस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन हाँ, हमें क्वेश्चन नंबर और उसका टेस्ट नंबर जरूर बता दीजिएगा। इस टेस्ट का इस क्वेश्चन नंबर पर हमें डाउट है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर, अब इसको इस पैराग्राफ को देख लीजिए। ये जो ग्राफ दिया हुआ है कि 91 से 95 तक कर लिए है। बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए ग्राफ में एक देश का 91 से 92 से 98-99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन में है, US डॉलर में दिया गया है। ओके, तो ये हमारा मिलियन में दिया हुआ, ये ईयर है और ये ग्राफ दिया हुआ। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे कैसे निकलेगा। मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद आप निकालिएगा। ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो, और ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से नीचे रहा हो का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करेंगे कि पहले सबको जोड़ लेंगे।
ये जितने भी रिजर्व हैं इन सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में कितने ईयर हैं, यानी कि कितने ईयर के यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से जोड़ करके सब में 8 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वह एवरेज निकलेगा। और यह एवरेज जो निकलेगा ना वह होगा लगभग 3480 के आसपास। ओके, अब इसमें से देखेंगे कि 3480 से जो ऊपर के होंगे वो पहले लिख देंगे और जो 3480 से कम होंगे उनको हम लोग उसके बाद में लिखेंगे। तो इसका जो एवरेज निकलेगा वह निकलेगा 3:5। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। वर्ष 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन रिजर्व का लगभग कितने प्रतिशत रहा। तो फ्रेंड्स हमने अभी एवरेज निकाला था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का औसत था 3480, उसी का बोल रहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन सा होगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का किस ईयर का बोल रहा है, 96-97 का, यानी कि 96-97 इस वाले का कितने % अधिक है। अधिक के लिए हम वही करते हैं कि जो भी निकलेगा हम इसमें से माइनस करेंगे ना। ये हम कौन सा निकाल रहे हैं, 1 मिनट, हाँ 92 का है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4320 गुणे 100/3480। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारा निकलेगा लगभग 124%। ओके, और नहीं बनते तो बताइएगा, हम जरूर सॉल्व करवा देंगे। ओके, क्योंकि फालतू में मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं बनता है तो बताइएगा, हम बेसब्री जिससे बताइएगा हम आपको करवा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने % की अधिक बढ़ोतरी हुई है, ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो 97-98 में जो हुआ था रिजर्व में बढ़ोतरी थी, जो रिजर्व था वह था हमारा 5040, और जो 93-94 में है वह था 2520, यानी 25-20। अब दोनों का जो अंतर निकलेगा वह 25-20 निकलेगा, यानी 25-20 से 25-20 बढ़ गया है, यानी 100% की वृद्धि हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 94 है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 93-94 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का योग, यानी कि तीनों का योग, चारों का योग करना है, और 95-96, 96-97, 97-98 के एक्सचेंजों का योग, इनके योग अलग अलग दोनों का योग, और इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सी 37:52 में। ओके, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ कि आंसर क्या होंगे, आप निकाल लीजिएगा। प्रॉब्लम बात तो बताइए, हम निकलवा देंगे। अगला है 95 नंबर का है कि 1991-92 में वर्ष 1995-96 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने % की कमी हुई थी, तो ये बताना है। तो ये निकालने के लिए हमें कि जो 91-92 में है वह तो 3120 है, और माइनस करेंगे 95-96 से, 95-96 में 26,640 में, और बटे में 3120 और गुणे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 480/3120 गुणे 100, यानी कि लगभग 15%, यानी 15.38% के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला है डायग्राम है। बार डायग्राम को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 96 से 100 नंबर क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रत्न एवं आभूषणों का 1991-92 में निर्यात बिलियन में दिया गया है। ओके, 91-92 में सारे निर्यात किया गया है। यह है आपका डायग्राम, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से कर सके सवाल। ओके, तो अब हम इसमें बताते हैं कि 91-92 में कितने बिलियन में क्या क्या लिया गया है। यानी कि वर्ष 91-92 में नीचे छः देशों के लिए निर्यात के योग और दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात का योग का अनुपात क्या है। यानी कि 91-96 में नीचे से 6 देश, यानी कि कौन से 6 देश, ये वाले 6 देश कौन कौन से, 1
2 3 4 5 6 इन देशों का योग और टोटल योग, कुल योग का अनुपात बताना है। निर्यात का अनुपात क्या होगा, तो अगर जब हम इसका निकालेंगे तो इसका अनुपात निकलेगा हमारा 1:6 यानी 1/6 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर का है क्वेश्चन। वह कौन सा देश है जिसमें 91-92 में हुआ निर्यात का 2 गुना औसत निर्यात के बराबर है। ओके, ऐसा कौन सा देश है, यानी कि हमें निकालना था कि कौन सा देश है जिसने कि 91-92 जिसने निर्यात किया हो और जिसके औसत निर्यात अगर निकालें तो औसत निर्यात के 2 गुना के बराबर हो जाए, यानी कि इसका जो हम औसत निर्यात निकालने के लिए कुल देशों के निर्यातों का योग निकाल लेंगे, बटे 100 कर देंगे तो हम निकाल लेंगे, तो हमारा आएगा 6.95। और अगर हम देखेंगे यूएई एक देश है, इसके ऑप्शन है यूके या यूएई डी वाला, ऑप्शन नंबर डी का, तो हम देखेंगे इसके निर्यात को 2 गुना करने पर 3.3 इसका निर्यात है, इसको 2 गुना करने पर हमारा जो आएगा लगभग में आएगा 6.6 के आसपास ही आएगा, और उसका जो आएगा तो यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला हमारा 98 है। जापान, बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात और 1991-92 में शेष देशों के लिए किए गए कुल निर्यात का अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और हांगकांग को जोड़ देना है, तो जो कि आएगा लगभग 35.2 बिलियन, और जो शेष का जो शेष है, जो शेष देशों का जो बचे हुए देश है, अगर उनको जोड़ेंगे तो वो होगा 34.3 बिलियन। तो अब इनको जो अनुपात निकालना है तो 35:34 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 99 है। हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात के लगभग कितना गुना है। ओके, यानी कि हम देखेंगे कि हांगकांग को जो निर्यात किया गया है वह है लगभग 6.10 है, सॉरी वह है 10.6 है, और जो जर्मनी को किया गया है वह 1.1 है, तो यह लगभग कितना गुना हो जाएगा, लगभग 10 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 100 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें 1991-92 में कुल 10 देशों में किए गए निर्यात का औसत ज्ञात करना था, तो आप पहले ही निकाल चुके हैं कि सभी 10 देशों को जोड़ देना है, 10 देशों में जितना निर्यात हो उनको जोड़ करके उसमें से 10 का भाग दे देंगे, जो आ जाएगा हमारा वही आंसर होगा, यानी कि जो आंसर आएगा वह होगा 6. इस जो आंसर आएगा वह होगा 6.9 और 5। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे निकालना है, और अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे इसी तरह के सभी प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व करवाया जाएगा, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ में। और फ्रेंड्स साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, और आपने अगर हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट 1 भी डाला था, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और अच्छे से आपको सॉल्व कर पाएंगे। और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो सके। ओके, बाकी भाई फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।